वेलकम टू फिल्म बीनी। हमारा दूसरा एपिसोड। आपसे बहुत खुशी हुई आप लोगों के उस तमाम जो आप लोगों की नेक ख्वाहिशात हमारे लिए, और बहुत से लोगों ने हमें इनकरेज किया कि हमारा पहला एपिसोड जो था वो अपलोड हुआ और बहुत हमें अच्छा मिला। मेरी रजा जैदी की तरफ से, उमर सईद की तरफ से और अजमल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबको सलाम भी कबूल हो। आज का हमारा जो उन्वान है वो लास्ट टाइम हमने फिल्म बीनी के बारे में बात की थी, और फिल्म बीनी का मकसद ये था कि हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं दुनिया भर में सिनेमा कैसे देखा जाता है। लेकिन आज हम थोड़ा सा तारीखी पहलू, तारीख में जाना चाहेंगे फिल्म के, और उसके इर्तिका के बारे में बात करेंगे कि फिल्म का आगाज क्या था, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और उसकी तकनीकी और उसके कंटेंट और उसकी नरेशन के हवाले से और नरेटिव के हवाले से कैसा उसकी फिल्म में जो एक प्लॉट कैसे बना, कहाँ से उसने लिया, ये तमाम बहुत सारे सवाल अभी बहुत सारे सवाल मेरे ज़हन में जो आ रहे हैं। तो वो मैं चाहूंगा कि इससे पहले कि बहुत लंबी तबीयत ना हो और हम अपने दोनों दोस्तों की तरफ जाएं, तो मैं आज शुरू करूंगा उमर सईद से। कि उमर सईद, आप बताइए कि थोड़ा रोशनी डालें कि जो फिल्म जो है कहाँ से शुरू हो रही है, हम लोगों को बताएं और उनके साथ शेयर करें कि इसका आगाज कैसे हुआ। बहुत शुक्रिया आपका। सर, फिल्म शुरू कहाँ से हुई थी? बेसिकली पहले एक्सपेरिमेंट्स होते रहे। फोटोग्राफी एक हमारे पास बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि एक बड़ा एविडेंस है, जिसके बाद से लोगों ने पहले फोटोग्राफ होती थी और फिर बाद में उनको पता चला कि अगर हम इतने फोटोग्राफ के फ्रेम अगर इकट्ठे कर दें 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, तो आपका एक वीडियो फॉर्म में आ जाती है। और इस पे जो डिफरेंट एविडेंस है, एक तरफ कहते हैं कि अमेरिका में भी इस पे काम हो रहा था, यूएसए में भी, और एक तरफ कहते हैं कि फ्रांस में भी इस पे काम हो रहा था। लेकिन जो पहली एविडेंस आपको ज्यादा मिलती है वो ये मिलती है जब ल्यूमेक ब्रदर्स ने फ्रांस में इसकी स्क्रीनिंग्स करवाई थी 1895 में, जो कि बिल्कुल अर्ली स्क्रीनिंग्स थी, जिसमें उनको पता चला था कि एक वीडियो कैमरा होता है जिसमें आप लगा देते हैं और उसके बाद आपकी फिल्म मेकिंग जो कि वीडियो फॉर्मेट शुरू हुआ। लेकिन इसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, मेरा ख्याल है मेरे लिए भी बड़े इंटरेस्टिंग है, हम सबके आपके लिए भी डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होंगे। उसमें जब उन्होंने फिल्म्स बनाना, जब उन्होंने दिखाना शुरू किए हैं लोगों को, तो उसमें कुछ बड़े मजेदार एक्सपेरिमेंट हुए। जिस तरह से एक एक्सपेरिमेंट था कि वो कैमरा पड़ा हुआ था वहां पे और शॉट था कि एक ट्रेन आ रही है। तो जब वो शॉट लोगों ने देखा तो लोग उस जगह से ना दौड़ के बाहर जाना शुरू हो गए, क्योंकि उनको लगा कि ये ट्रेन हमारे ऊपर आने लगी है। मैं इस चीज को बहुत सिंपल नहीं लेता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बहुत बड़ी वो चीज थी जिसके बाद लोगों को अंदाजा होना शुरू हो गया था कि इस चीज से क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर। यानी सो कि मेरा सिनेमा का असर कितना बड़ा था उस पूरे जी ऑडियंस जी में, जो बिल्कुल, थिएटर यानी पे। कि वो बिल्कुल एक क्लिप था, उसका भी फिल्म नहीं है, उसके कुछ भी नहीं है, उसमें कोई स्टोरी लाइन नहीं है, लेकिन उसमें सिर्फ एक क्लिप है कि एक ट्रेन आ रही है। इसका मतलब है कि ये एक इतनी बहुत इंटरेक्टिव चीज है जो कि एक बन गई है। लेकिन ल्यूमेक ब्रदर्स को लगा कि जो उन्होंने क्योंकि उन्होंने फिर बाद में क्लिप्स बनाते रहे, इवेंचुअली लोगों में इंटरेस्ट लूज होना शुरू हो गया। तो ल्यूमेक ब्रदर्स को भी कहीं अंदाजा होना शुरू हो गया था इस बात का कि शायद उनसे जो उनकी जो इन्वेंशन है वो इतनी यूजफुल नहीं है और वो इतनी मजेदार इन्वेंशन नहीं है। तो उनको लगा कि यार ये ऐसी इन्वेंशन है जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है, और जितना भी मैंने इसको पढ़ा है, जिस तरह से देखा गया है, एडिटिंग वो चीज थी जिसने फिल्म को फिल्म बनाया है। उससे पहले, एडिटिंग से पहले, जब एडिटिंग नहीं थी तो क्लिप थे, सिर्फ क्लिप मैटर नहीं कर रहे थे। लेकिन जब उसको जोड़ा गया दो क्लिप्स को इकट्ठा, तो मेरा ख्याल है वहां पे फिल्म की इन्वेंशन हुई। तो इसलिए जो पहली फिल्म भी हमें मिलती है वो वही है जो एडिटेड फिल्म है, वो क्लिप नहीं है, वो एडिटेड फिल्म है, जिसको ग्रीन तो ट्रेन आपका नॉर्मली कहने कहते का हैं। मकसद ये है कि कहानी का आगाज जो है वो एडिटिंग से स्टार्ट हुआ। जी जी, एडिटिंग से स्टार्ट हुआ। लेकिन मेरा ख्याल है जी। एडिटिंग से जाने से पहले भी ना काफी हद तक लोगों को ना इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट का पता चल चुका था, क्योंकि जो हमारे पास अर्ली एविडेंस, जो अर्ली फिल्म्स आती हैं, इवन जो पोर्नोग्राफी की फिल्म्स हैं, वो भी कोई 1898 में नजर बनना शुरू हो गई थी, जो कि क्लिप्स थे ये जो बेसिकली। आपने भी ये बात की थी, ये भी 19वीं सदी की आखिरी दिहाई की बात हो रही है जो हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, 1890, 1895, हाँ, 1898 की बात मैं कर रहा हूँ। 95, जी बिल्कुल जी। तो बिल्कुल तब भी बिल्कुल। पोर्नोग्राफी की फिल्म्स, क्लिप्स बनना शुरू हो गए थे। तो इसका मतलब है कि लोग देख रहे थे, लोग इम्पैक्ट ले रहे थे उस चीज का, यानी उनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट कर रही थी उनको चीज को। तो उसके बाद लेकिन मेरा ख्याल है जब एडिटिंग आई तो वहां पे फिल्म की इन्वेंशन शुरू हुई और उसमें पॉसिबिलिटीज आना शुरू हुई, जो कि अभी तक चल रही हैं। अच्छा, मुझे बताइए अजमल कि क्या थिएटर जबकि ऑलरेडी मौजूद था, और थिएटर की जो अपनी तारीख है वो कोई
ये ऐसी नहीं है कि फिल्म आई तो फिल्म से कुछ 10-20 साल पहले थिएटर का, हजारों साल पहले का थिएटर चल रहा था, यानी कि दास्तान गोई तो मौजूद थी और सुनाई भी जा रही थी, परफॉर्म भी हो रही थी। अब परफॉर्मेंस हर खित्ते में अलग अलग हो रही थी। यूरोप में किसी और किस्म का थिएटर था, तो अगर हिंदुस्तान आए तो वहाँ मौसीकी के साथ थिएटर हो रहा था, किसी न किसी हवाले से थिएटर मौजूद था। तो क्या आपको, क्या हम अगर ये सवाल पैदा करें कि क्या फिल्म थिएटर की एक्सटेंशन है तो ठीक है, बात गलत है या ठीक है, या ये सवाल जायज है या नाजायज है, क्या आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इसका ताल्लुक उस बात से जो अभी आपने की थी कि स्टोरी टेलिंग, तो जी, जी। और बात की थी एडिटिंग से, कि एडिटिंग के थ्रू स्टोरी टेलिंग शुरू हुई, क्योंकि जब आप सीन के साथ सीन जोड़ते हैं तो ये वही बात है जिस तरह एक राइटर जो है वो एक उसने ये किया फिर उसने वो किया, तो ये स्टोरी टेलिंग शुरू हो जाती है। तो स्टोरी टेलिंग के लिए अब ज़ाहिर है आपको आइडियाज चाहिए होते हैं कि मैं अब एक फिल्म बनाने लगा हूँ तो मुझे आइडिया चाहिए उसके लिए। तो अनलेस कि आप खुद एक राइटर हो तो आपको किसी और सोर्स को पकड़ना पड़ता है। तो उसके लिए जो आप देखेंगे कि जो फिल्में उन्होंने लिटरेचर का सहारा लिया, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स वगैरह, उनको अडेप्ट करने की कोशिश की, और दूसरी तरफ उन्होंने थिएटर को अडेप्ट किया, क्योंकि थिएटर एक वो चीज़ थी जिसमें ऑलरेडी लिटरेचर की तरफ से ड्रामाज वगैरह, कहानियां जो हैं वो पेश की जा रही थी, और एक्टिंग भी मौजूद थी, वो सारी चीज़ें मौजूद थी जो फिल्म के अंदर थी सिवाय फिल्म कैमरे के। ठीक है, तो वो थिएटर की तरफ उन्होंने रुजू किया, थिएटर से बहुत सारी चीजें उन्होंने दी। इवन एक्टिंग का जो स्टाइल था, जिसे हम कहते हैं ना कि ये फलाना एक्टर बड़ा थिएट्रिकल है, वो इसीलिए कि शुरू शुरू में जो फिल्में बनती थी उसमें थिएटर का बहुत अमल दखल था। थिएटर से एक्टर्स ले लेते थे, थिएटर से वो प्लेज और स्क्रिप्ट्स अडेप्ट कर लेते थे फिल्मों में। तो वो थिएटर का बड़ा हाथ है। वो आपकी बात सही है कि शुरू की जो फिल्में उन्होंने, उनका थिएटर के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है इस तरह से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पुरानी फिल्मों को देखें, उसमें खैर बहुत सारी जहदें हैं। फिल्में यही नहीं कि फिल्में जो हैं वो बनी और थिएटर से इन्फ्लुएंस नहीं, और थिएटर का अंग बहुत लिया, और थिएटर ने खुद भी तो एक तरक्की की, थिएटर खुद भी तो एक तरक्की करता जा रहा था। जरूरी तो नहीं कि फिल्म आने के बाद थिएटर बिल्कुल अबैंडन्ड हो गया, थिएटर रहा और थिएटर ने अपनी तरक्की की साथ साथ। और ये हमेशा सारी चीजें जो है वो पैरेलल चलती हैं आर्ट फॉर्म में, चाहे वो अदब हो, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट हो, चाहे ये अब उसके बाद ये मूविंग इमेजेस का जमाना आ गया, जिसमें हम फिल्म और फीते पे जो है, जो फोटोग्राफी के बाद मूवमेंट स्टार्ट हो गई। असल तो मेरा ख्याल है फोटोग्राफी इसकी वजह बनी ना फिल्म की, क्यों उमर? इसकी वजह तो फोटोग्राफी बननी थी। अगर हम देखें तो फोटोग्राफी आई तो आप देखें तो आगे फिल्म ने दूसरा एंगल आया कि आपने फिल्म अब इसको मूविंग इमेजेस में लेके। अच्छा सर, मुझे ये लगता है कि जिस तरह से आपने थिएटर की बात की, मुझे ये लगता है कि थिएटर सबसे ज्यादा हैवी इन्फ्लुएंस्ड चीज रही है फिल्म के ऊपर। मुझे, मेरी अपनी पर्सनल राय है, फोटोग्राफी, कैमरा, ये डेफिनेटली इसने टेक्नोलॉजी में आपको वे पैदा कर दिया था कि आप इसको कर सकते हैं। आप एक स्टिल कैमरा से मूविंग पे जा सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जितना भी आप फिल्म में सेट डिजाइनिंग की बात कर लें, आप फिल्म में कॉस्ट्यूम्स की बात कर लें, आप फिल्म में मीज़ोन सीन की बात कर लें, यानी कि उसमें प्रॉप्स और उसमें उसकी बाकी मीज़ोन सीन के एलिमेंट्स की बात कर लें, आप उसमें एक्टिंग की बात करें, और उसमें काफ़ी चीज़ें, मेरा ख्याल है ये सारी की सारी चीज़ें थिएटर से डायरेक्ट ली गई हैं। तो थिएटर मेरा हाल है बहुत इन्फ्लुएंस्ड रहा है फिल्म के ऊपर, और कैमरा डेफिनेटली, इसलिए इसको मेरा हाल है फिल्म को मदर ऑफ ऑल आर्ट्स भी इसलिए ऑल आर्ट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारे के सारे का एक ensemble है, एक उसका मिक्सचर है। इसमें आर्किटेक्चर भी है सेट डिजाइनिंग की सूरत में, और इसमें आपके पास टेक्नोलॉजी की सूरत में कैमरा भी है, और आपका साउंड भी है, और आपका स्टोरी टेलिंग भी है, और लिटरेचर भी है, और आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है। सो मेरा हाल है कि ये कभी फाइनल फॉर्म है एक आर्ट की, जो कि हमारी, तो मेरा ख्याल है कि थिएटर ने, आपका सवाल बिल्कुल रेलिवेंट है कि थिएटर सबसे ज्यादा हैवी इन्फ्लुएंस रहा है इस फिल्म में मेरे ख्याल में। तो उसकी वजह देखिए ना, इसके फिर दो पहलू हो गए, एक तकनीकी पहलू हो गया, एक इंटेलेक्चुअली जिसे हम कहते हैं कि जिसमें इंसान की जिसमें इंसान की तजरीदी सलाहियतें इस्तेमाल होती हैं। तो तजरीदियत के हवाले से थिएटर ने बहुत बड़ा अमल दखल था, और टेक्निक तो ज़ाहिर बात इवॉल्व हो रही है, और आज तक हो रही है टेक्निक। अब हम देखें तो हम सेलुलाइट से अब हम डिजिटल में आ गए, ये तो होता आ रहा है, ये इर्तका रहेगा, और पता नहीं आगे कितनी जहदें से जानी है टेक्नोलॉजी के हवाले से। हम बढ़ते जा रहे हैं, जिस दौर में आते जा रहे हैं। लेकिन बेसिक लेवल पे अगर देखा जाए तो फिल्म कोई बहुत बड़ी नहीं बदली।
बेसिक लेवल पे देखा जाए तो इंसान की उसी उसके जो इंसानी जो फितरी जबिल्लत जिसे कहते हैं इंसान, वो उसके इर्द गिर्द ही घूम रही है तमाम स्टोरी टेलिंग। अच्छा, अब मैं यहाँ बात करना चाहूंगा, चले वो तो वहां से हम स्टार्ट हो गए, एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट्स की आपने बात कर ली। अब उसके बाद ये जब 20वीं सदी में हम आते हैं, उस वक्त फिल्म जो है वो हमें देखने को मिलती है जो कि बगैर डायलॉग की थी, और वहाँ जो क्लिप्स के अलावा आप पूरी फिल्में एडिट होके आना शुरू हो गई। तो वहाँ मुझे जैसे कि मेरे ज़हन में तो चार्ली चैपलिन एक बहुत बड़ा कैरेक्टर जिसको मैं कहूँगा कि जिसने बहुत फिल्में बनाई और बहुत ढेरों फिल्में बनी। तो क्यों अजमल, आपके ख्याल में क्या वो जो खामोश फिल्में थी, अगर हालांकि वहाँ डायलॉग नहीं थे क्योंकि वो स्क्रिप्टेड, अगर हम गौर करें तो उस जमाने में जो फिल्में बन रही थी खामोश, उसमें वो पोस्ट पे हमें नजर आते थे एडिट हुए हुए, वो उनके टेक्स्ट हमें टेक्स्ट बेस्ड होते थे, डायलॉग नहीं होते। तो उन फिल्मों का इम्पैक्ट क्या था? हाँ, अच्छा, ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया है। जो शुरू की फिल्में थी, जैसे आपने बताया, साइलेंट मूवीज थी, ज़ाहिर अभी साउंड नहीं आई थी, उन्होंने नया मूविंग इमेजेस के साथ खेलना शुरू किया था। और वही बात के वो स्टिल इमेजेस जो हैं वो फोटोग्राफी में थी, उनको जब मूव किया तो फिर वो मूविंग इमेजेस हो गई, और मूविंग इमेजेस से मूवी का लफ्ज निकल आया। तो वो शुरू की जो फिल्में थी वो साइलेंट थी, उनमें ज़ाहिर साउंड नहीं था, तो ज़ाहिर डायलॉग भी नहीं थे। तो ये जो आप चार्ली चैपलिन की बात कर रहे हैं, ये हुआ इस तरह से कि जब उन्होंने वो फिल्में बनाई, अगर आप शुरू की फिल्में देखें, उनकी जो स्पीड थी ना, लाइक फ्रेम पर सेकंड जैसे हम कहते हैं, वो इस तरह की थी कि वो चाहे सीरियस टॉपिक पे हो, किसी भी टॉपिक पे हो, उसको देख के ना वो फनी लगती थी, वो मजाहिया लगती थी कि ये बंदा यहाँ से यहाँ चल के जा रहा है, तो वो लगता था कि ये तेज तेज क्यों चलता हुआ जा रहा है, तो वो फनी लगता था आपको ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो फिल्म की स्पीड ऐसी थी। तो उससे किसी को आइडिया आ गया होगा कि यार अगर ये फनी लग रहा है तो हम फनी चीजें क्यों ना बनाएं, लोग एंजॉय करेंगे। तो वहां से फिर ये कॉमेडी के छोटे छोटे शॉर्ट्स बनना शुरू हो गए, जिसमें बस्टर कीटन, चार्ली चैपलिन से पहले एक कॉमेडियन था बस्टर कीटन, जिसने बहुत ज्यादा काम किया, उसके स्टंट्स अपने स्टंट्स के लिए बड़ा मशहूर है वो। जी तो और वो भी ज्यादा ये सारी कॉमेडी फिल्में बनाता था, और इसी तरह चार्ली चैपलिन। तो चार्ली चैपलिन ने और बस्टर कीटन ने मजाक के थ्रू, कॉमेडी के थ्रू बहुत सारे लोगों को यानी सिनेमा का फैन बनाया, वहां तक पहुंचे, उनके दिलों तक पहुंचे। और कॉमेडी के साथ साथ आप देखेंगे कि उसके अंदर सोशल कमेंट्री भी होती है, उसके अंदर कुछ ढकी छुपी पॉलिटिकल बातें भी होती हैं, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो वो जिनकी तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहे होते हैं। मसलन आपने चैपलिन का जिक्र किया, तो उसकी फिल्म है मॉडर्न टाइम्स। अब मॉडर्न टाइम्स में वो एक फैक्ट्री वर्कर दिखाया गया, और फैक्ट्री का जो पूरा माहौल उन्होंने दिखाया कि किस तरह वो इंसान जो है, उसकी सिर्फ एक स्टेशन पे ड्यूटी लगी हुई है कि उसने नट कसने, वो चीज उसके सामने आती है, उसने नट कसने, वो यूं करता रहता है, यूं करता रहता है, यहाँ तक कि जब ब्रेक हो जाती है, जब वो उनका ब्रेक टाइम होता है, तब भी उसके हाथ यूं चलते रहते हैं, क्योंकि वो सारा दिन यूं करके वो आदी हो गया होता है। तो वो उन्होंने उसमें ये बताया कि ये जो मैकेनिकल लाइफस्टाइल है, कि किस तरह से इंसान की जिंदगी पे असरअंदाज होता है। अच्छा, मैं बिल्कुल यहाँ मैं बिल्कुल तायद करूंगा। मुझे ऐसा लगता था कि हमें बज़ाहिर वो कॉमेडी लग रही है, बिल्कुल मेरा भी ये पॉइंट ऑफ व्यू कि बज़ाहिर कॉमेडी है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा सोशल कमेंट्स थे उनके ऊपर, और वो कैपिटलिज्म पे भी बहुत ज्यादा उन्होंने उस पर कमेंट किए, उन्होंने इंसानी जिंदगियों पे बहुत ज्यादा किया। मुझे याद है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जमाना समझ लीजिए कि जब उसके बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर थी या बात थी, तो वो अब आपको पता है जहाँ जंगें होती है तो जंग एक बहुत बड़ा अलमिया है पूरी दुनिया के लिए, और नो डाउट हम हमेशा इसको कंडेम करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये मुसीबत के हालात इंसान को 10 तरह के सोचने पे मजबूर भी करता है, उसकी बहुत सारी जहदों को भी देखता है, उसको उतना सेंसिटिव भी बना देता है, और उतना ही हालात पेचीदा हो जाते हैं। जैसे कि आजकल हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, जिन हम अब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और आज हमें कोविड-19 का जो है एक हमें पूरी दुनिया को सामना है, और उसमें पूरी दुनिया बंद पड़ी हुई है, और इसके अपने एक बहुत बड़े माशी मसाइल सामने आएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इन फ्यूचर होंगे, बहुत ज्यादा रिसेशन होगा। तो ये वॉर के बाद इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, गुर्बत बढ़ जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो हमें लगा ये कि जब ये फिल्में बन रही थी, जो आपने बात की कि उससे मैकेनिकल बन गए, यानी कि उससे दिखाया बेसिकली वो कमेंट जो था उस फिल्म का, वो बेसिकली
कैपिटलिज्म को था कि इंसान को पुर्जा बना दिया। इसी तरह एक जगह पे चैपलिन जाते हैं और उनकी गर्लफ्रेंड होती है, अब वो एक पैसा है और जो उनसे गिर जाता है। अब वहां भी अच्छा, वहां भी तबकाती मामलात हैं, गुर्बत भी है, तबकाती भी है, हर कोई अंदर जाने नहीं देता। अब वहां दिखाया एक बड़ा सा आदमी खड़ा हुआ है, चैपलिन ने अंदर जाना है, चैपलिन ने, अब वो दिखा रहे हैं किसी तरह वो अपनी एटीट्यूड चेंज कर रहा है, जाना। तो मैं उसको देख रहा था कि जो वो कॉमेडी वे में, अगर आप वो एक्शन कॉमेडी में अगर वो कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, वो उसको तनकीद भी कर रहे हैं। यानी मैं समझता सटायर कॉमेडी को मैं इसका नाम दूंगा, जो भी एक्शन कॉमेडी वो सटायर है। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, बिल्कुल आपकी बात सही है, सटायर भी है उसके अंदर, और जो फिजिकल कॉमेडी जिसे हम प्लेटफॉल्स कहते हैं या फिजिकल कॉमेडी कहते हैं, वो वाली कॉमेडी भी है उसके अंदर। डिपेंड करता है कौन फिल्म बना रहा है और कौन उसमें काम कर रहा है और उसका मकसद क्या है। ज़ाहिर है हर बंदे का ये मकसद नहीं होता कि उसने क्रिटिसाइज करना है, बाज़ लोग सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए कॉमेडीज बनाते हैं। लेकिन जहाँ तक ये बस्टर कीटन और चार्ली चैपलिन की हम बात कर रहे हैं, तो उनमें लाजमी सोशल कमेंट्री भी होती थी और इस किस्म की चीज़ें भी होती थी। स्पेशली चार्ली चैपलिन की फिल्मों में उसको चार्ली चैपलिन को मास्टर माना जाता है सिनेमा का, और इसीलिए माना जाता है कि उसकी फिल्मों में ये सोशल कमेंट्री, सोशल जो इश्यूज हैं, उनको बड़े तरीके से, बड़े प्यार से, बड़ी इस तरह हंसी मजाक के साथ उजागर किया जाता था। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है, उसके अंदर ये सटायर का एलिमेंट होता था। और वो जो फिल्म जिसका मैं जिक्र कर रहा था, मॉडर्न टाइम्स, उसमें डेफिनेटली कैपिटलिज्म के अगेंस्ट और मैकेनिकल एज के ऊपर एक कमेंट किया गया। अच्छा सर, इसमें मैं भी थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि चार्ली चैपलिन का जो टाइम था उससे हम थोड़ा सा अगर पहले आ जाएं, जो कि आपकी ही इस डिस्कशन के रेलिवेंट जो चीज़ हो सकती है, इस तरह से आपने कैपिटलिज्म की बात की, तो हमारे पास जो एक बहुत बहुत बेहतर सिनेमा जो कि उस वक्त का अर्ली 20th सेंचुरी का बेहतरीन सिनेमा कंसीडर किया जाता है, विच इज़ रशियन सिनेमा। तो रशियंस ने जिस तरह से फिल्म को लिया, बेसिकली हॉलीवुड उस तरह से फिल्म को नहीं ले रहा था। हमें हॉलीवुड में जो सबसे बड़ा फिल्म मेकर, जो कि अर्ली फिल्म मेकर मिलता है, जो कि बहुत सेलिब्रेटेड फिल्म मेकर है, D.W. ग्रिफिथ, और उसमें कोई डाउट नहीं कि उसने काफी कुछ फिल्म में आज अगर हम फिल्म में कोई क्लोजअप देखते हैं तो वो सबसे पहले D.W. ग्रिफिथ ने ही लिया था, और उसके ऊपर केसेस भी हुए उसके ऊपर कि उसने क्यों क्लोजअप ले लिया और क्यों एक्ट्रेस को काट दिया उसने बीच में से। उसने इस वक्त आप जितनी भी सीमलेस एडिटिंग स्टाइल देखते हैं वो सारा D.W. ग्रिफिथ का था। लेकिन उसकी फिल्मों में एक एलिमेंट था जिसकी वजह से उसको क्रिटिसाइज किया जाता था अक्सर। उसमें अक्सर उस फिल्मों में उसने रेड इंडियंस को एक इंफीरियर दिखा के और वाइट सुपरमेसी दिखा के उसने किसी तरह से लोगों में चीज डालने की कोशिश की कि वाइट जो है वो सुपरमेसी वो ऊपर है और जो रेड इंडियंस है वो नीचे हैं। तो उसकी फिल्म्स में वो था। मेरा हाल है कि कहीं ना कहीं उसके भी सब्जेक्ट में ये चीजें थी। उसके बाद अगर हम रशियन सिनेमा की बात करें, उसमें हमारे पास आइजनस्टाइन का नाम आता है, जिसने फिल्म्स बनाई बैटलशिप ऑफ पोटमकिन। ये सारे लोग सोवियत यूनियन के लीडर थे, मतलब लीडर्स में थे ये, और इन्होंने प्रॉपर उसके लिए काम कर रहे थे। तो इन्होंने जो फिल्म्स बनाई, उन फिल्म में एंटी कैपिटलिज्म अप्रोचेस वो बहुत ज्यादा नुमाया नजर आती हैं। तो मेरा हाल है कि चार्ली चैपलिन से पहले भी लोगों रशियंस को भी बात समझ आ चुकी थी और हॉलीवुड को भी बात समझ में आ चुकी थी कि हमने किस तरह से फिल्म के थ्रू लोगों का माइंडसेट चेंज करना है। और इसी तरह से जो D.W. ग्रिफिथ की जो फिल्म मेकिंग थी, जिसमें वो सीमलेस रखता था चीजों को, एडिटिंग, प्रॉपर एडिटिंग करना, लेकिन एट द सेम टाइम जो रशियंस कर रहे थे वो फुल वाइल्ड हुए हुए थे। उनका सीमलेस एडिटिंग को फॉलो नहीं कर रहे थे, वो कट्स लगाते थे, वो जंप कट्स लगाते थे, लेकिन उस चीज से वो कन्वे करवाने की कोशिश करते थे कि उनकी बात में कितना पावरफुल है और किस तरह से उन्होंने कैपिटलिज्म को डिफीट किया और किस तरह से वो कम्युनिज्म की को प्रचार किया उन्होंने फिल्म के थ्रू। और दोज आर अमेजिंग फिल्म्स। मैं लाजमी नाम लूंगा बैटलशिप ऑफ पोटमकिन का, फिल्म का बैटलशिप ऑफ पोटमकिन, जरूर देखें, और वो बहुत खूबसूरत फिल्म है और उसमें आपको बहुत अंदाजा होगा कि किस तरह से बेहतर तरह से आप उसको कर सकते हैं। जी सर। जी अजमल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और फर्दर बात करना चाह रहा हूँ। ये जो रशियन सिनेमा का जिक्र किया है और उसमें जो एंटी कैपिटलिस्ट उनकी जो फिल्में थी, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि ये जो फिल्म मेकर्स थे, ये कार्ल मार्क्स के फॉलोअर थे। कार्ल मार्क्स एक फिलोसोफर था, जर्मन फिलोसोफर, जिसने सोसाइटी में क्लास सिस्टम जो है उसके ऊपर बड़ी बात की थी। उसने कैपिटलिज्म के ऊपर भी बात की, उसने सोशलिज्म पे भी बात की, और उसने बताया कि कैसे ये जो वर्किंग क्लास है
ये सबसे ज्यादा मेहनत करती है, सबसे ज्यादा एफर्ट करती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो अपर क्लास को होता है, वो एलीट क्लास को होता है। तो ये जो एक फर्क है क्लासेस का, ये खत्म होना चाहिए। जो वर्किंग क्लास, उनको मजीद उनकी हालत बेहतर होनी चाहिए, उनको पैसे ज्यादा मिलने चाहिए ताकि उनकी भी जो है सोशल स्टेटस वो ऊपर आ सके, और ये जो क्लास डिफरेंस है ये खत्म हो सके। तो इस तरह की उसने थ्योरीज वगैरह पेश की, उस पर फिलोसफीज अपनी पेश की। तो ये जो फिल्म मेकर्स थे, ये जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, स्पेशली ये आइजनस्टाइन वगैरह, ये उसके फॉलोअर्स थे। तो इन्होंने वो जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है ये अपनी फिल्मों में अप्लाई की। और वो किस तरह से अप्लाई की कि एक तो ये जिस तरह सर ने बात की कि उनकी फिल्मों में जंप कट्स वगैरह होते थे और थोड़ी रफ एडिटिंग होती थी, वो इसलिए होती थी कि अनलाइक हॉलीवुड का मकसद ये होता है कि वो आपको जब फिल्म दिखाता है तो वो ये चाहता है कि आप उसके अंदर इतने महब हो जाएं कि आपको लगे कि ये आप रियलिटी देख रहे हैं, आप उस रियलिटी के अंदर चले जाएं। आपको वो इल्यूजन क्रिएट करके देता है कि ये इल्यूजन जो है ना, ये आप देखें, आपको लगे कि बिल्कुल रियल है। इल्यूजन तभी काम करती है जब वो सक्सेसफुल तभी होती है जब आपको लगे कि ये रियलिटी है। जबकि ये जो मार्क्सिस्ट फिल्म मेकर से, इनका मकसद ये था कि आपको फिल्म देखते हुए ये महसूस हो कि आप फिल्म देख रहे हैं। तो ये जो जंप कट्स और इस तरह की जो रफ एडिटिंग है, ये आपको फौरन उस चीज में से बाहर ले आती है। आपको लगता है कि हाँ, ये कोई फिल्म है जो हम देख रहे हैं, ये रियलिटी नहीं है। तो वो ये जानबूझ के करते थे, ऐसा नहीं था कि उनको एडिटिंग नहीं आती। उन्होंने एडिटिंग में बड़ा काम किया है। उन्होंने मोन्टाज थ्योरी जो है वो पेश की, जिसका सिनेमा में बड़ा जिक्र है। तो एक तो ये बात थी। दूसरी चीज, उनका कंटेंट, उनकी फिल्मों का जो कंटेंट होता था वो हमेशा ये जो क्लास डिफरेंस है इसको टारगेट करता था। जिस तरह बैटलशिप पोटमकिन की का जिक्र किया सर उमर ने, तो उसके अंदर उन्होंने दिखाया कि जो उस बैटलशिप, उस समुद्री जहाज के अंदर जो जो क्रू है वो किस तरह से रह रहा है, उनका रहन सहन किस तरह, उनको खाने को क्या मिल रहा है, और जो उनके मास्टर्स हैं, कमांडर्स हैं, वो किस तरह से रह रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने एक सीन दिखाया कि वो कंप्लेन करते हैं कि जी हमें खाना सही नहीं मिल रहा, तो उन्होंने गोश्त का एक क्लोजअप दिखाया है जिसके अंदर सुंडियां चल रही होती हैं। तो मतलब उन्होंने दिखाया कि जो वर्कर क्लास है उसको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। तो उनका जो कंटेंट होता था हमेशा वो इन चीज़ों को टारगेट करता था। और जहाँ से बात शुरू हुई थी वो ये थी कि चैपलिन और बस्टर कीटन से पहले तो ये सारी बात, तो जो बस्टर कीटन की फिल्मों में और चार्ली चैपलिन की फिल्मों में और रशियन फिल्मों में जो फर्क था वो ये था कि ये सारी फिल्में, रशियन फिल्में जो हैं, ये सीरियस होती थी। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि क्योंकि इनका मकसद जो था, एक इशू था इनके सामने और उनको हाईलाइट करना था, तो ये सीरियस होती थी। जबकि चार्ली चैपलिन की फिल्मों में ये वाला कंटेंट जो है ये थोड़ा सा, आप कह लें कि थोड़ा सा नहीं, काफी हद तक दब गया, और फोकस जो था वो ज्यादा कॉमेडी की तरफ और एंटरटेनमेंट की तरफ आ गया। लेकिन साथ साथ ढके छुपे अल्फाज में यही चीजें, क्लास डिफरेंस, सोशल इनजस्टिस और कैपिटलिज्म, ये टॉपिक्स जो हैं वो साथ साथ उसके अंदर रहे। अच्छा, मैं बस्टर कीटन की बात करूंगा कि ये मुझे जो बड़ा उस जमाने में हैरान कर देती है, क्योंकि अभी फिल्म शुरू हुई है और फिल्म जब शुरू होती है तो हम आज जैसे हम फिल्म बनाने लगे तो हमारे पास स्टेब्लिश उसकी ग्रामर है। अब उस ग्रामर के तहत हम फिल्म बना रहे हैं, हम उसको तोड़ने का सोच रहे हैं, या हम कहते हैं हम जहाँ इस जगह आज बैठे हुए हैं, हम फिल्म की इतनी तरक्की कर आए हैं, करोड़ों फिल्में बन चुकी हैं दुनिया में और हम यहाँ तक पहुँच गए। मुझे बड़ी हैरानगी होती है बस्टर कीटन के ज़माने की उस एक्शन को देखते हैं कि उस जमाने में वो लोग जीनियस थे कि उन्होंने जिस तरीके से वो एक्शन को, कि एक ट्रेन आ रही है एकदम पकड़ लिया और किस स्पीड में उसने जंप लगा दी और एक छत से वो किस तरह गिरा। ये इज नॉट नॉर्मल थिंग, विच इज नॉट द नॉर्मल थिंग। इवन द स्टंट भी कोई नॉर्मल नहीं है, ये बड़ी बहुत मुश्किल चीज है करना। तो मैं कई दफा उसकी मेकिंग में भी मैंने कुछ उस पर गौर किया, उस जमाने की फिल्मों कि उस जमाने में कैसे सोच रहे थे। इन्होंने कैमरे की हरकत को सोच लिया था, अपने पर्सपेक्टिव को समझ चुके थे, अलूजन क्रिएट जान गए थे। तो मैं थोड़ी टेक्निक की बात कर रहा हूँ, सॉरी, मैं कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे बड़े ये जीनियस लगे ये लोग। हाँ, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अमेरिकन ने हमेशा पैसा कमाना अपना पहला अव्वलीन वो तरजीह समझी, और उसी वजह से उन्होंने हर चीज में पहले उस फिल्म बनाने में भी उन्होंने ये चीज को रखा ज़हन में। जैसे आप रशिया की बात कर रहे हैं या यूरोप की बात कर रहे हैं, कि उनका फिल्म बनाते वक्त जो जहन होता था वो उसका कंटेंट ज्यादा बड़ा था। उनको इससे कोई गर्ज नहीं थी कि कमाएगी या नहीं कमाएगी, असल चीज वो पूरी हो जाए जो बात कहना चाह रहे हैं, या वो आइडियोलॉजी पूरी हो जाए जिसकी तो वो फॉलो कर रहे हैं। मुझे अमेरिका से जो मेरा, आप हम सभी शायद इस बात पे एग्री होंगे, वो लोग पहला जो मकसद है कि जी वो कमर्शियली उससे कितना वायबल है वो मामला, कि लोग महसूस होंगे उसमें। अगर आप ठीक है अपने कंटेंट डाल दें ठीक है,
नहीं डालते कोई बात नहीं, पैसे कमा के लोग तालियां बजाएं, घरों को चले गए, मजे आ गए। अगली दफा फिर किसी को कहेंगे भाई अजमल जाके वो फिल्म जरूर देखना, बस टिकट लगी, अगले अजमल भी हैट पहन के वहां पहुंच गए देखने। मकसद है कि पैसा, तो उन्होंने सिनेमा को इस तरह लेके, लेकिन उसके साथ साथ टेक्निक जिस तरह चल रही थी, वो मैं, आप लोग उसके बारे में क्या बात करना चाहेंगे? कि मैं चाहता हूँ उस पर भी हम बात करेंगे। या ये वो दौर था जो फिल्म बिल्कुल कोई इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कोई 100 साल की हिस्ट्री नहीं थी, 50 साल की हिस्ट्री नहीं थी, 25 साल की 25 साल की हिस्ट्री नहीं थी, तो वो बहुत कमाल किस्म की स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, और उसमें वो एक्शन और यानी कि वो लोग इजाद करने वाले वो लोग हुए ना फिर एक्शन को। जी बिल्कुल, एक्शन इजाद करने वाले भी थे, उसमें जिद्दत लाने वाले भी थे, और आपकी बात सही है कि उनकी फिल्में, हालांकि हम लोग क्योंकि जाहिर मैं 80s में पला, 1980s में पला बड़ा हूँ, कलर फिल्में आ चुकी थी, रैम्बो और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के एक्शन जो हैं वो मशहूर थे, तो हमारे लिए पुरानी फिल्मों को देखना वो ऐसी था कि जैसे बड़ी कोई एंटीक सी कोई चीज़ है और इस तरह से। लेकिन जब मैंने ये देखी फिल्में तो मैं बड़ा हैरान हुआ, स्पेशली बस्टर कीटन जो जिस तरह के स्टंट्स करता था, खुद अपने आप को इन्वॉल्व करके करता था, वो बड़े जानलेवा किस्म के स्टंट्स थे। और अभी भी आप उनको देखें और रोक रोक के देखें फिल्म को, आपको यकीन नहीं आता कि ये इसने इस तरह से कर लिया है। लेकिन जाहिर है जब उसने किया होगा तो बड़ी पहले प्री प्लानिंग की होगी, चीज़ों को वर्कआउट किया होगा। जैसा कि उसका एक क्लिप है जिसके अंदर बिल्डिंग का पूरा फसाड जो है वो उसके ऊपर गिर जाता है और वो सामने खड़ा होता है, और वो सिर्फ इसलिए बच जाता है कि वो जो फसाड की वो जो खिड़की जो होती है वो उसके अंदर आ जाता है, तो इसलिए वो बच जाता है, वरना पूरी दीवार उसके ऊपर गिर गई होती है। तो अब इसके लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि कहाँ पे ये दीवार गिरेगी, खिड़की कहाँ पे आएगी, मैंने कहाँ पे खड़े होना है, इस तरह की सारी चीज़ें वर्कआउट करनी पड़ती हैं। तो नो डाउट वो जीनियस थे और बड़ी मेहनत के साथ ये चीज़ें प्लान करते थे। और क्योंकि जिस तरह आपने बताया उनका फोकस एंटरटेनमेंट था, तो उनको अपनी फिल्मों में ये चीज़ें लाजमी डालनी पड़ती थी कि उनको होता था कि हमने कोई ऐसा स्पेक्टिकल, कोई ऐसी चीज़ दिखानी जिसको देख के लोग वाव कहें कि वाह भाई, सरप्राइजिंग एलिमेंट हो, तालियां बजाएं। तो वही बात है कि वो उन्होंने ऐसे काम कर दिए कि हम आज भी देख के, जिस तरह आपने कहा कि मैं बड़ा हैरान होता हूँ, तो ऑल्दो हमारे दौर के नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने काम ऐसे कर दिए कि आज तक हम तालियां बजाते हैं उनके। मेरे लिए कि टेक्निक इतनी इनिशियल है और स्किल इतनी आगे की है कि आप हैरान होते हैं कि इस जमाने में क्यों। उमर, आप इस बारे में कुछ बात करेंगे? जो मेरा ज़हन था इसमें, आप बात हमें करनी चाहिए और लोगों को बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए उन लोगों को। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा बात इस पे और कहूंगा, सर उमर ने जिक्र किया था डीडब्ल्यू ग्रिफिथ का, तो यही बात कि वो जो शुरू का काम हो चुका है उसमें इन्होंने जिस तरह से जिद्दत की और जिस तरह से चीजें लेकर आए वो आज तक चल रही। एक चीज मैं बड़ा हैरान हुआ था देख के, उसकी एक फिल्म है इनटॉलरेंस, जिसके अंदर 4 कहानियां साथ साथ चल रही हैं, ठीक है, यानी मल्टीपल स्ट्रैंड्स कहानियों के चल रहे हैं। अगर आप अपने दौर की फिल्में देखें तो जिस तरह क्वेंटिन टेरेंटिनो की एक फिल्म है पल्प फिक्शन, को बड़ी मशहूर हुई थी कि उसमें मल्टीपल कहानियां साथ साथ चल रही थी और लोगों ने कहा कि यार इसने बड़ी डिफरेंट किस्म की फिल्म बनाई है वो। तो अब आपको ये पुरानी फिल्में देख के पता चलता है कि वो इतनी डिफरेंट नहीं है, ये आइडियाज पहले पेश हो चुके थे, ठीक है। तो वो इस हवाले से भी मुझे लगता है कि पुरानी फिल्में जो हैं वो देख के हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है कि ये जो जिन चीजों को हम समझते हैं कि बड़ी डिफरेंट और बड़ी नई हैं, वो एक्चुअली इतनी नई नहीं है, बहुत पहले लोग इन चीजों को सोच चुके थे। अच्छा सर, मुझे ये जो आपने जो बात की बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल इसी तरह से बात है जिस तरह सर अजमल कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये जो लगता है ये कि अमेरिका को बहुत जल्दी रियलाइज हो चुका था कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दी थी। आपको जो इस वक्त जो यूनिवर्सल स्टूडियोज है उसकी जो वो आई थिंक 1912 में उसकी जो वो फाउंड हुआ था, और इस तरह से बाकी भी लगभग इन्हीं ईयर्स में ना उन्होंने अपना काम स्टूडियोज ने शुरू कर दिया था। तो उसके अलावा जिस तरह से सर ने बात की, डीडब्ल्यू ग्रिफिथ ने काफ़ी एडिटिंग में रेवोल्यूशन लेके आ चुका था। साथ साथ रशियंस ने भी, जिस तरह से कहा जाता है कि वो फिल्म में मैन विद द मूवी कैमरा कहा जाता है वो 1927 की फिल्म में, लेकिन कहा जाता है कि मैन विद मूवी कैमरा में जो जो चीज़ इस्तेमाल हो गई ना उन्होंने, आज तक फिल्म मेकिंग उस चीज़ से आगे नहीं निकली है। उसमें एनिमेशन भी हो गई थी, उसमें रिवर्स शॉट भी हो गया था, हर चीज़ हो गई थी। आज तक फिल्म मेकिंग उससे आगे नहीं निकल सकी, यानी कि 27 में वो चीज़ एस्टेब्लिश हो चुकी थी। तो मेरा हाल है कि क्योंकि उस वक्त तक
इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी इस चीज में, उनको पता चल चुका था कि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी। तो मेरा हाल है ये विद इन 15-20 ईयर्स चार्ली चैपलिन के टाइम तक वो अपनी एनिमेशंस में बहुत आगे जा चुके थे। बल्कि ये वो टाइम था जब आई थिंक अगर हम मतलब 3D की भी बात करें अगर फिल्म की, तो 3D भी 1950s में आ चुकी थी। यानी कि इसका मतलब है कि हालांकि बड़ी हैरानकुन बात है कि 1950s में 3D कैसे आ गई, लेकिन आ चुकी थी। तो इसका मतलब है कि वो अपनी बहुत एडवांस हो चुके थे इस चीज में, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर चुके थे। और उन्होंने कलर फिल्म्स के ऊपर, यानी कि 1906 में, हालांकि 1906 बहुत पुराना टाइम है, लेकिन 1906 में वो रील्स को थोड़ा सा ना काट के उसके ऊपर कलर भी कर देते थे। इसका मतलब है कि कलर फिल्म्स भी थी, लेकिन उसमें थोड़े से कलर्स यानी कि नेगेटिव के ऊपर कलर कर देते थे। मेरा हाल ये बड़ी इंटरेस्टिंग एडवांसमेंट वो कर चुके थे। उनको अंदाजा हो चुका था कि ये वो चीज़ है जिसके साथ उन्होंने एडवांस करके इससे मनी मेकिंग बिजनेस की तरफ जाना है। और इसमें फिर हॉलीवुड ने सही पैसा लगाया। और आप ये जो चार्ली चैपलिन की फिल्म हैं, ये इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसमें बेहतरीन तरह के आपको स्टंट्स नजर आते हैं और बेहतरीन तरह की आपके पास एनिमेशंस, मैं उसको एनिमेशन ही कहूंगा क्योंकि वो एनिमेशंस ही थी हमारे लिए, जिसमें कंपोजिटिंग कर रहे हैं, आप लेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो लेयर्स का इस्तेमाल ही कर रहे थे उस वक्त। आज हमारे पास कंप्यूटर तो लेयर्स इस्तेमाल हो रही है, पहले लेयर्स कंप्यूटर नहीं था, तो वो हाथ से वो बोर्ड के थ्रू लेयर्स इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल। तो मेरा हाल है कि ये अमेरिका को, हॉलीवुड को पता चल चुका था कि बहुत बड़ी चीज में वो जा चुके हैं, और ये एक $1 ट्रिलियन बिजनेस है जिसको उन्होंने इनिशिएट कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक इसको बिजनेस के तौर पे लिया ही नहीं जाता है। सो आप अंदाजा लगा लें कि हम 100 साल से भी ज्यादा उनसे पीछे हैं और अभी तक इस चीज को सीरियस न लेते। हमारा तकरीबन वक्त ख़त्म हो गया, और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम देखने वालों का, रज़ा ज़ैदी की तरफ से, उमर की तरफ से और अजमल की तरफ से। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हाजिर होंगे फिल्म बीनी के नए कोई टॉपिक के साथ, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।